नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग विश्व इतिहास के इस वीडियो में हिंद चीन देश के बारे में पढ़ने वाले हैं। हिंद चीन में कौन कौन से देश आते थे और यह किस तरह से तीन देश यहाँ से टूटकर निकल के अपने आप को आजाद करते हैं। राजनीतिक रूप से किस तरह से विदेशी देशों के द्वारा यहाँ पर गुलाम बना लिया जाता है। जिस तरह से भारत, जो कि एक व्यापार की दृष्टि से यहाँ पर कुछ देशों का आगमन होता है और यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप कर लिया जाता है, ठीक उसी तरह से हिंद चीन के देशों में भी व्यापारिक स्तर पर बढ़ते हुए मांग के साथ देखकर यहाँ व्यापार की दृष्टि से राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि यह किस भौगोलिक एरिया को हिंद चीन का नाम दिया जाता है। हिंद का मतलब हो जाता है हिंदुस्तान से, यानी कि हिंद, भारत, हिंदुस्तान, और चीन का मतलब होता है चाइना, चीन देश। यह दो देशों के मिला करके, यह दो देशों के बीच के क्षेत्र को हिंद चीन कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ कुछ भारत का एरिया, जोग्राफिकल एरिया ले लिया जाता है और कुछ वहाँ पर चाइना, यहाँ हम जानते हैं कि नेपाल है, और यहाँ एक बड़ा सा देश जानते हैं कि चाइना का एरिया है, चाइना। यहाँ हमारा भारत हो। यहाँ के बगल में एक देश आपको पड़ेगा म्यांमार। म्यांमार के बाद एक देश हो जाएगा आपका लाओस, कंबोडिया, और यह हमारा देश हो जाएगा वियतनाम। लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम, यह तीन देश हम देख रहे हैं कि म्यांमार भी पहले भारत के अंतर्गत ही आता था। यहाँ पाकिस्तान जो वर्तमान में एक अलग देश बना हुआ है, वह भी भारत के ही क्षेत्र में आता था। यह सब इलाका को बोला जाता था कि यह भारतीय प्रायद्वीप है, यह भारतीय, या कह सकते हैं भारतीय उप महाद्वीप है, उप महाद्वीप। क्योंकि भारत एक देश था, यह छोटे छोटे देश यह भारत से ही बना हुआ है, और इसके पहले एक देश चाइना, जो कि यह भी एक बड़ा देश है। तो चाइना और भारत दोनों के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र पर बसा हुआ एक देश था, एक क्षेत्र था, जिसे हम लोग हिंद चीन का एरिया या क्षेत्र के नाम से कह सकते हैं। यह दोनों का जो एरिया देख रहे हैं, यह क्या कहलाएगा, तो हिंद चीन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बड़ा देश है भारत और एक बड़ा देश है चीन, दोनों के मध्य में जो क्षेत्र बसा हुआ है, इसी को नाम दे दिया गया है हिंद चीन का क्षेत्र। और यह उस समय की बात है जब भारत पे एक गुलाम देश था। तो उस समय यहाँ एक ही देश के शासन चलता था, एक ही एरिया में आते थे। लेकिन वर्तमान में यह तीन देश बना हुआ है, लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम। यदि हम तीनों देशों की राजधानी देखें, लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम, लाओस की राजधानी आपका पड़ता है कहाँ, तो विंटेन। कंबोडिया की राजधानी है नोम पेन। वियतनाम का राजधानी हनोई। देखिए, यह तीनों देशों की राजधानी है। यह वर्तमान का सिचुएशन है, वर्तमान का कंडीशन है। पहले हम बताएं कि भारतीय महाद्वीप और चीन के एरिया के बीच के क्षेत्र को हिंद चीन का नाम दिया जाता है। हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं भारत के आजादी के पहले की कहानी, और उस समय यह तीनों देश एक ही क्षेत्र में आते थे, लेकिन वर्तमान में तीनों अलग अलग देश बन चुका है। लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम, तीनों का राजधानी यह है। हम पिछले कहानी में वापस से जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वियतनाम अलग अलग क्षेत्र में टूटा हुआ था। समझिए, यह तीनों एरिया जो आप देख रहे हैं, यह हो गया लाओस, नीचे आपका हो जाएगा कंबोडिया, और यहाँ एक देश है वियतनाम। क्या? वियतनाम। तो यह एक अलग राज्य था, यह अलग राज्य था, और यह इसमें वियतनाम में तीन राज्य थे। ऊपर वाले राज्य को नाम क्या था? तोकिन। क्या? तोकिन। बीच वाले राज्य थे, इनका नाम क्या था? अनाम। और जो नीचे वाला जो क्षेत्र पड़ता है वियतनाम का, दक्षिण वियतनाम, इसको कहा जाता था कोचिन चीन। क्या? कोचिन चीन। तो हम देख रहे हैं कि उस समय हिंद चीन के क्षेत्र में टोटल 5 राज्य थे। एक आपका था लाओस, एक एरिया था कंबोडिया, एक क्षेत्र था तोकिन, एक राज्य था अनाम, और एक आपका था कोचिन चीन। यह 5 राज्य में पूरा हिंद चीन का क्षेत्र बटा हुआ था।
और किस तरह से यह तीनों सब देश एकीकरण करके एक देश वियतनाम बना लेते हैं और एक लाओस अलग देश, कंबोडिया अलग देश बनता है। इसी देश के बारे में, इसी क्षेत्र के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। किस तरह से यह तीनों देश अपने पहले विदेशी शासक के अंतर्गत आते हैं, फिर यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना आती है, फिर यह लोग विदेशी देशों को हटाने के लिए आंदोलन करते हैं और अपने देश के रूप में उभरते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से विदेशी देशों ने यहाँ पर आक्रमण धीरे धीरे शुरू करते हैं और व्यापार के नाम पर आते हैं और यहाँ राजनीतिक रूप से काम हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इस एरिया में आते हैं कौन? तो पुर्तगाल। पुर्तगाल देश सबसे पहले यहाँ शासन करने के लिए, यहाँ व्यापार करने के लिए आते हैं पुर्तगाल। भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाल ही आते हैं 1498 ईस्वी में, और यहाँ हिंद चीन के एरिया में भी सबसे पहले पुर्तगाल ने ही गया था 1498 ईस्वी में। इसके बाद यहाँ शासन, यहाँ व्यापार करने के लिए डच जाते हैं, डच के बाद फिर यहाँ ब्रिटेन जाते हैं, ब्रिटेन के बाद फिर चले जाते हैं डेनमार्क, डेनमार्क के बाद फिर जाते हैं फ्रांस, फ्रांस के बाद फिर चले जाते हैं स्वीडन। जिस तरह से भारत में विदेशी लोग का आगमन रहता है, ठीक उसी तरह से हिंद चीन में भी ये लोग आते हैं व्यापार करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन भारत में अस्थायी रूप से व्यापार करना शुरू कर देता है। बाकी विदेशी लोग भी तो व्यापार करने भारत में आते ही हैं, लेकिन ब्रिटेन लोग सबसे समझौता करके, संधि करके या युद्ध करके विदेशी और जो इसके कंपटीटर लोग जो थे उनको हटा देते हैं और खुद यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर देते हैं। एक तरह से ब्रिटेन का जो कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी, मोनोपोली यहाँ पर कर लेता है, एक अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में हो जाता है हर दृष्टि से, चाहे व्यापार हो या राजनीतिक हो। तो ब्रिटेन का मुकाबला यहाँ पर देखना पड़ता है फ्रांस के साथ। मेन यही दो देश रहते हैं जो एशिया में खूब व्यापार करते हैं। तो भारत में इनका अस्थायी रूप से शासन हो जाता है ब्रिटेन का, और बाकी जो फ्रांस के जो व्यापारी होते हैं, अब इनको यह लगने लग जाता है कि हमें ब्रिटेन से आगे निकलना है, तो हमें भी एक बड़ा एरिया चाहिए, एक ऐसा बाजार चाहिए जहां पर हम अपने वस्तु का जो है अच्छा कीमत ले सके। तो इसके लिए अब फ्रांस को अब लग जाता है कि कोई नया मार्केट खोजा जाए, तो क्यों ना हिंद चीन के एरिया में रह करके हम भारत के साथ भी व्यापार कुछ करते रहे और चीन के साथ भी व्यापार करते रहे। यह दिमाग लगाया फ्रांस के व्यापारियों ने और यह चला गया व्यापार करने के लिए कहा? तो हिंद चीन में, हिंद चीन। और जिस तरह से ब्रिटेन भारत को गुलाम बनाने शुरू कर दिया, व्यापार के नाम पर आया, राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया ब्रिटेन वालों ने, तो ठीक इसी तरह से फ्रांस ने भी हिंद चीन में व्यापार के नाम पर वहां जाते हैं और अस्थायी रूप से व्यापार करने के लिए राजनीतिक माहौल वहां गड़बड़ कर देते हैं, वहां राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं फ्रांस। तो ठीक जिस तरह से हम लोग भारत के राजनीति पढ़ते हैं ब्रिटेन के बारे में, उसी तरह से हिंद चीन में किस तरह से फ्रांस का हस्तक्षेप रहता है राजनीति करने में, इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। बाकी सब के सब लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए जाते हैं और पुनः वापस चले जाते हैं, सिर्फ व्यापार करने से मतलब रखते हैं। लेकिन फ्रांस सिर्फ व्यापार से मतलब नहीं रखता है, यह राजनीतिक माहौल वहां पर हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। तो अब इसी के बारे में यहाँ पर देखने वाला है। सबसे पहले इस बात को हम क्लियर करेंगे कि इस एरिया को हिंद चीन का नाम क्यों कहा जाता है। सिर्फ ज्योग्राफिकल एरिया आ जाने से हम उसको हिंद चीन का नाम नहीं देते हैं। देखिए, हिंद चीन का एरिया में हम लोग देखेंगे कि हिंद चीन के एरिया में यह तीन देश आते हैं, लाओस, वियतनाम तथा कंबोडिया। लाओस, वियतनाम और यह देश है एक कंबोडिया। बगल में एक छोटा सा देश आ जाता है थाईलैंड, श्वेत हाथी या सफेद हाथी का देश बोला जाता है। म्यांमार जो कि भारत का एरिया था। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से उस समय वियतनाम 3 भाग में 3 राज्य में बटा हुआ था, हिंद चीन 5 राज्य में बटा हुआ था और सिर्फ वियतनाम 3 राज्यों में बटा हुआ था। ऊपर वाला जो नॉर्थ वियतनाम है उसको कहा जाता था तोकिन, और यहाँ एक शहर पड़ेगा हनोई, जिसका यहाँ राजधानी था। अनाम एक देश पड़ता है और नीचे का जो देश देख रहे हैं कोचिन चीन। क्या है? कोचिन चीन। यहाँ पर एक छोटा सा शहर आपको सैगोन देखेगा, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ 3 देश वियतनाम देख रहे हैं, एक तोकिन, अनाम और कोचिन चीन, और एक राज्य हमारा कंबोडिया हो जाएगा और एक हो जाएगा यहाँ पर लाओस। यही 5 राज्य मिल करके
हिंद चीन का निर्माण करते थे। लेकिन वर्तमान में यह तीनों राज्य मिल करके एक देश बन गया है। कंबोडिया एक अलग देश तथा लाओस एक अलग देश बना हुआ है। यहाँ पर पुर्तगाल प्रवेश कैसे करते हैं यह समझते हैं। देखिए 1510 ईस्वी में, 1510 या कहीं कहीं 11 देखा जाता है, 1511 ईस्वी में मलक्का एक जल संधि है, मलक्का और मलक्का जल संधि पर कब्जा कर लेता है कौन? पुर्तगाल। तो भारत में यह शासन करता है, भारत में यह व्यापार करते हैं 1498 ईस्वी में। और जब मलक्का जल संधि का खोज हो जाता है तो यहां से यह प्रवेश करके चले आते हैं कहां? तो थाईलैंड की खाड़ी में। और थाईलैंड की खाड़ी में आने के बाद यह प्रवेश कर जाते हैं नीचे वाला इलाका यानी कि कोचिन चीन में, नीचे का क्षेत्र में पहुंच जाते हैं कोचिन चीन में। तो सबसे पहले फ्रांस भी यहाँ पर जाते हैं, क्योंकि पुर्तगाल ने खोज कर दिया मलक्का जल संधि का और इसी के द्वारा पूर्वी देशों के साथ व्यापार इनका शुरू हो जाता है। तो सब लोग यहाँ पर व्यापार करने पहुंच जाते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल पहुंचते हैं, फिर डच पहुंचते हैं, ब्रिटेन पहुंचते हैं, फ्रांस, डेनमार्क और उसके बाद फ्रांस। तो फ्रांस यहाँ पर जाते हैं और व्यापार अस्थायी रूप से करना शुरू करते हैं और यह सोचते रहते हैं कि किस तरह से यहाँ अस्थायी व्यापार के रूप में शासन किया जाए। इसके पहले हम लोग यह समझना आवश्यक है कि क्या हिंद चीन के क्षेत्र को नाम देना सिर्फ ज्योग्राफिकल आधार पर सही है या इसके अलावा भी कुछ कुछ काम यहाँ पर देखा जाता है। समझिए, जो हिंद चीन का एरिया जो देख रहे हैं यह दोनों भाग बांटा हुआ है, हिंदुस्तान यानी कि हिंद तथा चीन, हिंद और चीन दोनों में कुछ यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलता है। जो हिंद चीन का एरिया है, जो क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ कुछ चीन वंश के राजाओं ने भी शासन किया है, हस्तक्षेप किया है। चीन में सबसे जो पुराना वंश है उसको हान वंश के नाम से जाना जाता है। क्या? हान वंश। चीन में सबसे पहले जो वंश चलता था हान वंश चलता था। हान वंश के बाद यहाँ पर शासन आ जाता है मिंगी वंश का। किसका? मिंगी वंश। और मिंगी वंश के बाद यहाँ पर शासन हो जाता है मंचू वंश का। मंचू वंश के एक शासक होते हैं जिनका नाम रहता है क्या? बू ती। देखिए हान वंश के एक शासक रहते हैं जिनका नाम रहता है सी हुआंगटी। मंचू वंश, यह तीन वंश देख रहे हैं कि चीन में शासन करते हैं और समय समय पर हिंद चीन के एरिया में, हिंद चीन के क्षेत्र में आक्रमण करते हुए आया करते थे। यहाँ आक्रमण बीच बीच में करते थे। जब भी इस वंश के शासक मजबूत शक्तिशाली होते थे तो चले आते थे हिंद चीन में, और जब यह शासक कमजोर आ जाते थे, कोई कोई ऐसा शासक आते थे, जैसे महान कहेंगे कि अशोक हुए, अशोक के बाद कहेंगे बृहदत्त जो अंतिम शासक हुए वह कमजोर शासक हुए। तो ठीक इसी तरह से इसमें कोई महान शासक हुआ तो यह हिंद चीन के एरिया पर चढ़ाई कर देता था, और जब कमजोर शासक आ जाते थे तो ये लोग अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे, संप्रभुत्व हासिल कर लेते थे। यही हाल था चीन में। इसके अलावे चीन में एक व्यक्ति होते थे, यहाँ पर देखा जाता है कि हिंद चीन में एक चाइना के दार्शनिक होते हैं जिनका नाम रहता है कन्फ्यूशियस। क्या? कन्फ्यूशियस। तो कन्फ्यूशियस एक दार्शनिक रहते हैं जो कि चीन के होते हैं, और इनके विचार से देखा जाता है कि वियतनाम के कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रभावित रहते हैं, इनके बात को मान्यता देते हैं, विचार से प्रभावित होते हैं। कन्फ्यूशियस के वियतनाम के लोग यहाँ पर ज्यादा प्रभावित रहते हैं कन्फ्यूशियस से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जो संस्कृति मिलती है वियतनाम में, यह भी चीन से मिलती जुलती है। यहाँ के कुछ भाषा भी जो होते हैं वह चाइना भाषा होता है। तो हर तरह से देख रहे हैं कि वियतनाम के लोग चीन से अधिक प्रभावित देखने को मिलते हैं। तीन देश जो आ रहा है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, तो वियतनाम में चीन के एक दार्शनिक होते हैं कन्फ्यूशियस, उनके विचार से वियतनाम के लोग प्रभावित होते हैं। ये वहां पर संस्कृति जो वियतनाम में मिलती है वह भी भाषा या चीन की संस्कृति देखने को मिल जाती है। तो इस आधार पर कहते हैं कि वियतनाम जो है चीन से अधिक प्रभावित एरिया है। लेकिन बाकी जो एरिया बच जाता है आपका लाओस तथा कंबोडिया, इन दोनों देशों में भारत की संस्कृति अधिक देखने को मिलती है। भारत के संस्कृति से ये लोग पहनावा से, पोशाक से, हर तरह से लाओस और कंबोडिया के लोग भारत से अधिक प्रभावित हैं। यहाँ के जो लोग थे, जिस तरह से यहाँ कन्फ्यूशियस थे, तो भारत में उसी तरह से एक दार्शनिक हुए जिनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध, जिन्हें हम लोग भगवान के दर्जा के स्थान पर इनको रखते हैं। तो गौतम बुद्ध के विचार से लाओस और कंबोडिया के लोग प्रभावित थे। यहाँ पर भाषा, कल्चर सब भारत वालों से मिल जाता था।
भारत के ही वंश के मूल वंश के एक शासक थे यहाँ पर हैं, जिनका नाम है सूर्यवर्मन। सूर्यवर्मन। तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा जो है यहाँ पर एक मूर्ति का स्थापना किया जाता है। कंबोडिया एक देश है, वहां पर एक अंकोरवाट स्थान पर एक विष्णु भगवान का मंदिर बनाया जाता है, विष्णु भगवान का। तो देखते हैं कि विष्णु भगवान भारत के संस्कृति कल्चर में पूजे जाते हैं, भगवान का पूजा किया जाता है भारत में। और यहाँ पर भी कंबोडिया में भी विष्णु भगवान का देख रहे हैं कि पूजा किया जा रहा है। यह मंदिर जो अंकोरवाट का है कंबोडिया में है, बनाया कौन है? सूर्यवर्मन द्वितीय। हालांकि यह बना था 12वीं शताब्दी में बना था और यह 16वीं शताब्दी में जो है नष्ट हो चुका था। इनका जो वंश था कंबोज वंश, यह 12वीं से 16वीं शताब्दी तक चला था। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि वियतनाम में चाइना का प्रभाव है और लाओस और कंबोडिया में भारत का प्रभाव है, तो इन दोनों आधार पर बांट दिया गया है कि यह क्षेत्र जो है सिर्फ भौगोलिक रीजन से नहीं बल्कि भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भी यह दोनों देशों में मिलता जुलता क्षेत्र है। इसीलिए इसका नाम दे दिया जाता है हिंद चीन का क्षेत्र, जो कि भारत और चीन के बीच में एक बफर का काम करता है, एक बीच में। तो जैसा कि हम देखें कि चाइना में एक वंश चलता था हान वंश, जो कि मध्य चाइना या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वर्तमान में चीन का जो राजधानी है बीजिंग, वहां का क्षेत्र है जहां पर एक वंश चला है हान वंश, जो चीन के सबसे प्राचीन वंश के अंतर्गत आता है। सबसे प्राचीन वंश है हान वंश, जो कि चीन का है। इसके बाद यहाँ पर शासन आ जाता है किसका? मिंगी वंश का। मिंग वंश कहते हैं क्या? मिंग वंश। यह मिंग वंश का इलाका भी देख रहे हैं कि हान वंश के स्थान पर यह परिवर्तित हो जाता है मिंग वंश। और मिंग वंश के बाद मंचूरिया वंश का आक्रमण हो जाता है, जो मंचूरिया वंश को किंग वंश के नाम से भी जाना जाता है, जो 1644 से 11 तक चला था, 1911 तक। यह इनका जो है कह सकते हैं सांकेतिक जो पशु है। किंग डायनेस्टी जो देख रहे हैं कि पूरे चीन में आक्रमण हुआ था, जिसे हम लोग मंचू वंश, जिसे मंचूरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह सब चीन के वंश हुए जो समय समय पर वियतनाम पर आक्रमण भी किए थे। इसके बाद हम लोग अब आएंगे कि किस तरह से विदेशी जो शासक हुए थे। इनके बाद यह देख रहे हैं कि यह कन्फ्यूशियस है। कौन? कन्फ्यूशियस, जो कि चीन के दार्शनिक हैं, और यह वियतनाम में अधिक प्रभावित थे। वियतनाम के लोग इनसे अधिक प्रभावित थे। और यह हमारे गौतम बुद्ध, और इनसे जो लोग प्रभावित थे वह कहाँ? तो लाओस में थे तथा कंबोडिया। तो किस तरह से हिंद चीन के क्षेत्र में दोनों देशों की संस्कृति भाषा मिलती है, इसीलिए इनका नाम हिंद चीन कहा जाता है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि जो कंबोडिया में मंदिर है अंकोरवाट का मंदिर स्थापना किया गया था सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। यह चला था कब तक? 12 से 16वीं शताब्दी तक यह वंश चला था। और यह जो इसमें विष्णु भगवान का मंदिर, यह जो एक पर्यटन स्थल बना हुआ है, जो विष्णु भगवान का जो है मंदिर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। काफी ज्यादा विश्व में प्रसिद्धि हासिल किया हुआ है यह मंदिर। यह अंकोरवाट के मंदिर यूनेस्को के अंतर्गत भी रखा गया है। यूनेस्को। देखिए 1498 ईस्वी में जब पुर्तगाल भारत में आया तो इस 1510 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लेता है। 1510 या कह सकते हैं 1511 ईस्वी में मलक्का पर पुर्तगाल कब्जा कर लेता है। और इस जल संधि के माध्यम से पूरे गल्फ की खाड़ी में जाकर के साउथ चाइना सी तक जाकर के चीन के साथ व्यापार, भारत के साथ व्यापार को जोड़ दिया जाता है। और यही से इनका जो है शुरू हो जाता है नीचे का इलाका कोचिन चीन से। तो फ्रांस ने को ऐसा क्या जरूरी पड़ गया कि यहाँ पर अस्थायी रूप से राजनीति हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो कह सकते हैं कि भारत से इसे इंग्लैंड से कंपटीशन करना पड़ा था, जिसकी वजह से यह चाहता था कि हमें भी कोई अच्छा व्यापार मार्केट मिल जाए,
जहां पर हम अपना मोनोपोली स्थापित कर सके, और उसको एक व्यापार मिल गया, हिंद चीन का क्षेत्र, हिंद चीन का इलाका। अब यहीं पर फ्रांस अस्थायी रूप से व्यापार तो करेगा ही, यहाँ राजनीतिक माहौल पर भी अपना कब्जा कर लेगा। पहले जो फ्रांस था वह 1747 ईस्वी में चाहता है कि कोचिन चीन पर हम कब्जा करें। कोचिन चीन, कोचिन चीन कौन सा इलाका था? तो कोचिन चीन हम बताएं कि यह वियतनाम के सबसे नीचे वाला इलाका था कोचिन चीन, और बीच का इलाका था जिसका नाम क्या था? अन्नाम, और ऊपर वाला जो क्षेत्र था इसका नाम था तोकिन। क्या? तोकिन। तो फ्रांस 1747 ईस्वी में पहला बार प्रयास करता है कि हम कोचिन चीन पर आक्रमण कर ले, लेकिन इसको सफलता हासिल नहीं मिलता है। यहाँ के राजा के साथ यह समझौता करता है कि आप हमारे साथ व्यापार कीजिए, और व्यापार यह करते थे हथियार लोग का, और यहाँ से सामान कुछ ले जाते थे और अपने देश फ्रांस में बेचा करते थे। धीरे धीरे प्रयास करते 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 फ्रांस को सफलता हासिल हुआ, और यहाँ के जो भी बंदरगाह वाला स्थल था, जो भी तटीय शहर था, इन सब पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले कोई भी व्यापार या किसी दूसरे देश में जाता है तो सबसे पहले स्थलीय क्षेत्र, तो सबसे पहले बंदरगाह वाले शहर पर ही सबसे पहले व्यापार शुरू करता है। भारत भी सबसे पहले, भारत में भी इंग्लैंड सबसे पहले बंदरगाह वाले शहर में भी स्थापित किया था। तो यहाँ भी कोचिन चीन एक बंदरगाह वाला शहर है, तो फ्रांस आया और यह शहर पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह सब अन्नाम हो गया, तोकिन हो गया, कोचिन चीन, कंबोडिया, लाओस, हर अलग अलग समय लगा, लेकिन धीरे धीरे सब पर राजनीतिक रूप से सत्ता कायम कर लिया। तो सबसे पहले इन्होंने फ्रांस के द्वारा कोचिन चीन पर, सबसे पहले फ्रांस के द्वारा कोचिन चीन पर कब्जा किया गया। कब? 1862 ईस्वी में। इस 1862 ईस्वी में। इसके बाद इनके द्वारा कंबोडिया पर इन्होंने 1863 ईस्वी में हासिल कर ली, कब्जा कर लिया। कंबोडिया के बाद यह चला गया कहाँ? तो अन्नाम पर शासन किया। इसके बाद यह लाओस पर कब्जा किया। लाओस पर इन्होंने 1904 ईस्वी में शासन कर लिया। अन्नाम को 1884 में कब्जा किया। इसके बाद फ्रांस के द्वारा यहाँ पर कुछ राजनीतिक रूप से परिवर्तन करना शुरू कर दिया, भौगोलिक रूप से यहाँ पर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। यहाँ पर किसान लोग खेती किया करते थे, और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए फ्रांस ने क्या किया कि नहर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। नहर निर्माण कराने से खेती की पैदावार बढ़ गई, और इतना ज्यादा पैदावार बढ़ा कि 1931 ईस्वी के दशक में, 1931 ईस्वी में चावल के क्षेत्र में, चावल के मामले में, चावल फसल में सबसे अधिक निर्यात करने वाला देश बन गया, निर्यातक देश बना वियतनाम। तो ये परेशानी की तो बात नहीं हुई। फायदा क्या हुआ इससे फ्रांस को? इससे व्यापार करने में इसको बहुत ज्यादा सफलता हासिल मिला। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1930 ईस्वी में पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी आ चुकी थी। आर्थिक मंदी क्या होता है? आर्थिक मंदी जब पूरे विश्व में कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था डाउन चला जाता है, बाजार बंद हो जाता है, बाजार में वस्तु नहीं मिलना शुरू होता है, वस्तु मिलना बंद हो जाता है, तो कह सकते हैं कि विश्व में जो है अनाज की कमी हो चुकी है, आर्थिक मंदी आ गई है। तो यह पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा था 1930 ईस्वी में। और इसके बाद फ्रांस को व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ हुआ था इसको लेकर के। किसान को क्या हानि हुआ? तो किसान को जो काम करवाया जाता था वह अनुबंध व्यवस्था पर कराया जाता था। अनुबंध व्यवस्था का मतलब होता है कि आप किसान को बांध लीजिए। किस तरह से बांध लीजिए? तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर किसान लोगों से बंधुआ मजदूरी करवाया जाता था। बंधुआ मजदूरी जिसमें किसान लोगों का कोई भी अधिकार नहीं होता था कि हम जो जमींदार होते हैं या जमींदार के रूप में जो कह सकते हैं फ्रांस है, उनसे कुछ भी अधिकार नहीं मांग सकते हैं। जैसे इनको काम करने के लिए मान लेते हैं कि अगर 12 घंटा काम करवा रहा है फ्रांस, तो यह कह नहीं सकता है कि हम जो है 8 घंटा से अधिक काम नहीं कर सकते हैं,
या चाहे मजदूरी की बात हो, या काम करने के समय की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, किसी तरह से किसान लोग का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता था। एक तरह से यह बंधुआ मजदूरी का काम होता था जो फ्रांस इस तरह से काम करवाता था। इसके अलावे कह सकते हैं कि हिंद चीन के क्षेत्र में विकास का काम शुरू होगा ना, विकास का काम शुरू होना चालू हो गया था। इन्होंने ट्रेन बिछाना शुरू किया, ट्रेन का विकास किया। जिस तरह से भारत में 1853 में ट्रेन का विकास हुआ, तो वहां भी हिंद चीन में भी ट्रेन का विकास करना इन लोगों ने जरूरी समझा। क्यों? ताकि व्यापार में इनको आसानी पहुंचे, आसानी से ये लोग खनिज का यहाँ उत्पादन करते थे और अपने देश में विनिर्माण करने के लिए लेकर चले जाते थे खनिज को, जिसको कच्चा पदार्थ के नाम से जानते हैं। कच्चा पदार्थ के रूप में कच्चा पदार्थ क्या होता है? तो एक नदी बहती है जिसका नाम है मेकांग नदी। मेकांग नदी निकलती कहाँ से है? यह तिब्बत के एरिया से निकलता है और यह लाओस, कंबोडिया, वियतनाम होते हुए जाकर के चीन सागर में, दक्षिण चीन सागर में गिर जाता है। तो मेकांग नदी के घाटियों में खनिज का भंडार पड़ा हुआ है, खनिज का, और यहाँ से अधिक मात्रा में कह सकते हैं कि लोहा का उत्पादन होता था। लोहा, यहाँ से जस्ता का उत्पादन किया जाता था, यहाँ से टीन निकाले जाते थे। इतने सारे जो है, और टीन तो हालांकि कार्बन और लोहा से मिलकर बनाया जाने वाला यह धातु है। तो जस्ता का, टंगस्टन का उत्पादन होता था, टंगस्टन, यह सब धातुओं को ले जाता था फ्रांस और अपने यहाँ कंपनी का निर्माण करना शुरू कर देता था। बहुत ज्यादा यहाँ के लोगों को अत्याचार किया गया। इसके बाद नहीं हुआ तो फ्रांस लोगों ने क्या किया कि यहाँ हिंद चीन के जो छात्र पढ़ते थे उनके भाषा चेंज कर दिया। पहले जो हिंद चीन के जो छात्र होते थे वह चीन के भाषा में पढ़ाई करते थे, चीनी भाषा में पढ़ाई करते थे, या स्थानीय भाषा, जो उनका जो हिंद चीन का एरिया का जो भाषा है स्थानीय भाषा में पढ़ाई करते थे। लेकिन फ्रांस वालों को लगा कि यदि ये लोग चाइना भाषा बोलेंगे या स्थानीय रूप से जो हिंद चीन का इलाका जो एरिया पड़ता है, कोई मान लेते हैं कि वियतनामी भाषा का प्रयोग कर रहा है, कोई मान लेते हैं कि लाओसी बोल रहा है, तो ये समझ नहीं पाते थे। तो और अधिक जो कि संचार अधिक अच्छा होने के लिए, ताकि एक दूसरे की भाषा को समझ सके, इन लोगों ने भाषा को परिवर्तन कर दिया और भाषा ये लोग कर दिया फ्रेंच, कि आपको पढ़ाई करना है फ्रेंच भाषा में। अब कोई भी छात्र फ्रेंच भाषा में पढ़ रहा है तो उसको अच्छा जाहिर होगा कि अब हम विदेश जाकर भी पढ़ाई करें। तो ये लोग पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स लोग चले जाते थे, उच्च स्तरीय पढ़ाई करने के लिए चले जाते थे। कहाँ पर? तो जापान या कहीं भी दूसरा जगह पढ़ाई करने के लिए चले जाते थे। तो यहाँ एक फ्रांस लोगों ने समझा कि यदि ये लोग अधिक पढ़ लेंगे तो हम लोगों को हो सकता है कि हिंद चीन से भगाने के लिए ये लोग राजनीतिक रूप से जुड़ना शुरू कर देंगे। तो यह जब छात्र लोग समझ चुके हैं कि अब हिंद चीन से फ्रांस लोग को हटाने के लिए जो है एक राजनीतिक संगठन का होना आवश्यक है, राजनीतिक संगठन। और 1920 ईस्वी से यहाँ के छात्र अब राजनीति से जुड़ना शुरू कर दिए। यहाँ के ही ऐसा माहौल देखने को मिला कि हनोई एक विश्वविद्यालय है, हनोई विश्वविद्यालय। तो हनोई विश्वविद्यालय को फ्रांस लोगों ने इसको परमानेंट बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब छात्र लोग 10वां पास करते थे, मान लीजिए कि हाई स्कूल में जाने के लिए, उच्चतर स्कूल में जाने के लिए ये लोग जैसे ही उच्च विद्यालय पास करते थे तो इनको जानबूझकर फेल कर दिया जाता था। फेल किस लिए? ताकि ये लोग उच्चतर स्कूल में, उच्चतर कॉलेज में, हायर कॉलेज में नहीं जा सके। इसी को लेकर के फिर हनोई विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया, जिससे छात्र लोग का जो है आंदोलन बढ़ गया और यह राजनीतिक रूप से संगठन में जुड़ना शुरू कर दिए। इसी को लेकर के एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? फान बोई चाओ। तो फान बोई चाओ के द्वारा एक पार्टी का स्थापना किया गया था जिसका नाम क्या था? दुई तान हो। और यह कह सकते हैं कि छात्र का ही एक पार्टी था, दुई तान हो। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम क्या था? द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक इन्होंने एक पुस्तक भी लिख डाला, जिसमें वियतनाम के सभी घटनाओं को क्रमवार तरीके से उस पुस्तक में लिखा है। तो इसको लेकर के छात्र संगठन भी देख रहे हैं कि अब फ्रांस के विरोध चले जाते हैं। अब यह हर तरह से कारण बन जाता है कि फ्रांस से
सभी तरह के हिंद चीन के क्षेत्र के लोग जताना शुरू कर दिए और छात्र लोगों ने भी राजनीति से जुड़ करके यह बोल दिया कि अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं। अब बात आ जाती है कि क्या सच में हिंद चीन के लोग युद्ध कर पाएंगे फ्रांस जैसा देश, क्योंकि अब वह एक समय भी स्थापित हो जाता है जो विश्व युद्ध का समय आ जाता है। विश्व युद्ध में भी अब हिंद चीन के लोगों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध में हिंद चीन के लोगों को शामिल किया जाता है। हिंद चीन, फ्रांस क्या करते हैं कि हिंद चीन के लोगों को लेते हैं और जा करके प्रथम सबसे आगे जो युद्ध का जो मैदान एरिया होता है सबसे आगे लाइन में इसको रखते थे हिंद चीन के लोगों को, जिससे जब भी गोलीबारी होगी तो हिंद चीन के लोग सबसे पहले मरते थे। इस तरह से काम करता था फ्रांस। इसी के लिए यहाँ 1914 ईस्वी में एक पार्टी बनती है, वियतनाम राष्ट्रवादी पार्टी। राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण किया जाता है और इनका मकसद उद्देश्य क्या रहता है कि हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हो रहा है हम इसमें फ्रांस का साथ नहीं देंगे। इसको लेकर के एक पार्टी बनता है राष्ट्रवादी पार्टी। ठीक भारत में भी जिस तरह से महात्मा गांधी भारतीय लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप युद्ध में इनको मदद कीजिए फिर हमको डोमिनियन स्टेट्स मिल जाएगा, तो यहाँ भी देखते हैं कि कुछ घटना मिला कि फ्रांस ने हिंद चीन के लोगों को जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर दिया। इसके विरोध में एक पार्टी बनता है। एक चीन जो देश था वह हिंद चीन से व्यापार करता था, हिंद चीन, और सिर्फ व्यापार करने तक ही मतलब रखता था। एक ऐसा नहीं है मान लीजिए कि हिंद चीन के एरिया से व्यापार कर रहा है चीन, तो यहाँ कुछ तरह से मदद किया जाए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरह से लोगों को मरा रहे हैं तो सब देश देख रहा है। हिंद चीन और चीन जो देश था इसको कोई मतलब नहीं रहता था, इसको सिर्फ व्यापार से मतलब रहता था, या हिंद चीन से व्यापार करेगा। तो इसी को लेकर के 1919 ईस्वी में हिंद चीन ने चीन बहिष्कार एक आंदोलन कर दिया। चीन बहिष्कार आंदोलन 1919 ईस्वी में चीन बहिष्कार आंदोलन किया जाता है ताकि हिंद चीन के एरिया से चीन व्यापार नहीं करे। इसके बाद जो भी हम घटना देखेंगे अगले वीडियो में देखने वाले हैं, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप लोगों को यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।